नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझेंगे कि किस तरीके से हमारे ग्रह हमारे जीवन में प्रभाव देते हैं, हमारी कुंडली हमारे जीवन के बारे में सब कुछ कैसे बता देती है। बहुत सारी विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको मिलने वाली है। प्रोग्राम बहुत ही ध्यान से देखिएगा और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें वैदिक एस्ट्रोलॉजर जया गुप्ता जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार उम्मीद जी, मेरा नाम है जया जी। बहुत अच्छे से हम आपके बारे में अभी हमने आपसे चर्चा करने से पहले आपके बारे में जाना। इसी के साथ साथ जैसे कि हमें मालूम है कि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं जी, तो ऐसे में आज वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी बहुत सारी चर्चा आपसे करना चाहूंगी। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन ही मैं चाहूंगी आपसे कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहे तो कैसे समझे। देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक साइंस है। ऐसे सच कोई स्पेशल सब्जेक्ट लेके सोचेंगे तो शायद कोई कम समझ पाए, लेकिन जैसे जैसे हम एज अ साइंस अगर हम बताना चाहें तो ये हम अच्छे तरीके से आपको बता सकते हैं। इसमें हर चीज़ जो है ना आपके बेसिकली फैक्ट्स और लॉजिक्स पे डिपेंड करेगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना आपको किसी लॉजिक के मिलेगी। ये जो साइंस है ना, इससे आप अपना भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपना व्यक्तित्व कैसे निखार सकते हैं, कुंडली से आप जान सकते हैं कि क्या चीज़ में आप में कमी है, कहाँ आप लैक कर सकते हैं, या कौन सा करियर आप चुन सकते हैं, बच्चे कौन सा सब्जेक्ट चुन सकते हैं। इवन हम जब पैदा होते हैं तब बच्चों का जन्म नक्षत्र के अनुसार ही हम उनका नाम डिसाइड करते हैं, है ना। विवाह के लिए कुंडलियाँ मैच करना, करियर चुनना, ये सब जो है हम अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जान सकते हैं। ये एक साइंस है बेसिकली बेस्ड। इससे आप अपना रातों रात किस्मत नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, आप अपने कर्मों को इस तरीके से अलाइन कर सकते हैं कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं जीवन में। वो खुशी पा सकते हैं जिसकी आप चाह रखते हैं, या जो कमियां आप में हैं उन्हें आप दूर कर सकते हैं। इस तरीके से ये एस्ट्रोलॉजी है जो हमारी हेल्प करती है और जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। बिल्कुल, जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है एस्ट्रोलॉजी, कि आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, बाकी सवालों के जवाब पाने से पहले जी, कि आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट कैसे जागरूक हुआ? आपने कब समझा कि हाँ, मुझे यह विद्या प्राप्त करनी चाहिए, और आपने कैसे यह सर्च किया कि कहाँ से आपको बेस्ट नॉलेज ये प्राप्त होगी? जी, देखिए, जब मैं छोटी थी ना तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज बहुत सुनती थी। सुनना, सत्संग चल रहा है टीवी पे तो वो स्टोरीज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब चीज़ें समझना। फिर जब पढ़ना लिखना आया तो वो जो न्यूज़पेपर में ना कॉलम्स आते हैं मून शाइन सन शाइन्स के, कि आज आपकी राशि में क्या है, क्या होने वाला है, इस तरीके से। फिर जब थोड़ी बड़ी हुई ना तो एक पैशन सा होने लग गया कि ये मून शाइन सनशाइन क्या होते हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ये इन्हें साइन दिया गया है इस तरीके से, या ये कि मतलब ये कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, कोई कैसे बता सकता है कि भाई आज का दिन आपका ऐसा जाएगा। या फिर जब हम न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड सुनते हैं तो उसमें देखते हैं कि गुरुजी प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं कि इस राशि वाले जातकों का पूरा साल ऐसे जाएगा, ये नक्षत्र हैं, ये गोचर है, या इस तरीके से शनि का गोचर अब हो रहा है इस राशि में, तो ये सब क्या इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब कैसे काम करते हैं। तो इस तरीके से ना मेरा इंटरेस्ट जानने लगा कि मैं एस्ट्रोलॉजी को और आगे से पढ़ूँ। पैशन बन गया एक तरीके से, मन में ना बहुत सारी क्वेरीज आने लगी। तो ऐसे ना आजकल यूट्यूब पे बहुत ज्ञान मिलता है कि आप ये इस चीज़ का आप ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसे होगा, लेकिन ना एक सही प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है हमें कोई भी चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, उसी तरीके से खोज शुरू हो गई एक अच्छे गुरु की, तो जो कि मेरी जाके ख़त्म हुई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस में। वहाँ पे मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैंने अपने इस पैशन को ना प्रोफेशन बना लिया, उन चीज़ों के बारे में सीखा, समझा। जैसे एक डायरेक्शनलेस पर्सन को डायरेक्शन मिल जाती है लाइफ में कि अब मुझे यही करना है, मुझे इसी को और आगे समझना है, जानना है। तो वहाँ के फैकल्टीज़, वहाँ के स्टाफ, सब ने बहुत अच्छा रोल प्ले करा मेरे इस प्रोफेशन को बनाने के लिए, मेरे को इन सब चीज़ों से ऊपर उठाने के लिए। बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छा लगा आपके इस सफ़र के बारे में जानकर। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आप कुछ कहना चाहती हैं? इसी में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जब मैंने ऑनलाइन डेमो लिया था ना इंस्टीट्यूट से,
तो वो अक्षय तृतीया का मौका था। ओके। तो इट्स लुक लाइक अ गुड साइन फॉर मी कि अक्षय तृतीया पे एक नई शुरुआत हो रही थी मेरी। फिर उसके बाद वहाँ के जब मैंने फैकल्टीज़ में, पता है जब हम ऑनलाइन कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आता है कि क्या वो लोग हमारी क्वेरीज को समझेंगे या सिर्फ ऐसा नहीं स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ होते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ के जो टीचर्स हैं ना, वो आपको उस तरीके से समझाते हैं, वो ये नहीं देखते कि उन्होंने एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया। ठीक है, वो बस ये देखते हैं कि आपने भी कितना लर्न किया, या वो जो समझाना चाह रहे हैं आप समझ पाए हैं या नहीं। तो और वैसे भी जब पता है एस्ट्रोलॉजी इतना रिनाउंड सब्जेक्ट नहीं है हमारे स्कूल्स में, आपको साइंस मिलेगा, मैथ्स मिलेगा, पीसीएम्स मिलेंगे, केमिस्ट्री मिलेगा, लेकिन कहीं पे भी हमारा ना एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है। तो हमें वो भी अपने एजुकेशन सिस्टम में ज़रूर ऐड ऑन करना चाहिए। बिल्कुल, आपने यहाँ पर बात कही कि आज के समय में हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में भी एस्ट्रोलॉजी को शामिल करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ऐसे में प्रेजेंट समय की यदि हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजी की इतनी ज़रूरत क्यों है? देखिए, ज़रूरत तो शुरू हो जाती है बाय बर्थ। देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो सबसे पहले जब पंडित जी को बुलाते हैं ना, तो पूछते हैं जी नक्षत्र बताइए, हमें बच्चे का नामकरण करना है, हम बच्चे का नाम रखना चाहते हैं। फिर बच्चे का स्कूल जाना, फिर विवाह, फिर इवन उससे पहले करियर। जब हम कहीं पे लैग करते हैं या हमें समझ नहीं आता है, तो हम कौन से सब्जेक्ट्स चुने उसके लिए, या हमारे व्यवहार में ऐसी कौन सी चीज़ से हमें प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हमारा जब हम हकलाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मेडिकली हर चीज़ का मेडिकल लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमें समझ नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो कई बार हम इसे एस्ट्रोलॉजिकली भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब जैसे कोई बच्चा हकलाता है, ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ जो हमारे ग्रह होते हैं ना, वो रीजंस होते हैं। तो अगर हम उन्हें एस्ट्रोलॉजिकली भी ट्रीट करें ना, तो बच्चे को मेडिकल के साथ साथ उस चीज़ का भी सपोर्ट मिलता है, तो वो जल्दी कवर अप कर जाता है। तो ऐसे ही हमें अपने करियर चुनने में कि हम कौन से फील्ड में जाएं, या फिर हम बिज़नेस करें, या बिज़नेस करें तो कौन से फील्ड में बिज़नेस करें, किस चीज़ का करें। ठीक है, फिर विवाह। तो इस तरीके से ना जीवन के हर पड़ाव पे हमें एस्ट्रोलॉजी की इम्पोर्टेंस भी मिलती है और एस्ट्रोलॉजी का यूज़फुलनेस भी मिलता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया, हमें समझाया कि जीवन के हर पड़ाव में हमें एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में यह कारण है कि आज के समय में एस्ट्रोलॉजी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हर पहलू में हमें एस्ट्रोलॉजर की आवश्यकता है, एस्ट्रोलॉजी की आवश्यकता है। बहुत अच्छे से आपने समझाया। इसी के साथ साथ आपने एक बात यहाँ पर बताई थी, उसी के साथ से मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि जैसे कि आपने बोला कि हकलाने की समस्या होती है, हम अपने लिए कई मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेते हैं, लेकिन फिर भी लाभ नहीं प्राप्त होता, लेकिन उसके पीछे कई बारी ग्रहों का कारण होता है। ऐसे ही कई बारी ऐसा देखा जाता है कुछ लोगों का बिहेवियर जो है बहुत ही खराब होता है, तो ऐसे में हम कह देते हैं कि इनका शायद ये वाला ग्रह खराब है। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिहेवियर से भी क्या ग्रहों का संबंध है, और अगर है तो बिहेवियर से हम कैसे जज कर सकते हैं कि इसका यह वाला ग्रह खराब है? जी देखिए, मैं इसी श्रेणी में आपको बताना चाहूँगी कि हम अपने व्यवहार के लिए, ठीक है, ग्रहों से कैसे रिलेट कर सकते हैं। जैसे अब हमारा सबसे पहला ग्रह आता है सूर्य ग्रह। जी, अब जब हम सूर्य ग्रह की बात करते हैं ना, तो सूर्य सबसे पहले क्या करता है, डिसिप्लिन रहता है। वो एक टाइम पे आता है और आपको एक नई रोशनी देता है, आपको नया पैशन देता है, चीज़ों को करने के लिए एक नया जीवन देता है। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति दूसरों को वो ऑप्शन नहीं देते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते हैं आगे बढ़ने के लिए, अपनी ही सारी अपॉर्चुनिटी अपने पास रखते हैं, लोगों को बताते नहीं हैं कि आप ये अच्छा कर सकते हैं, या फिर ये अपॉर्चुनिटी उनके पास है लेकिन वो आगे किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, तो इससे पता चलता है कि हमारा सूर्य ग्रह खराब है। हम चीज़ों को लेकर डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं, या हमारे फादर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हो पाते हैं, या फिर हमें सरकार से जब नुकसान मिलने लगता है या सरकारी कामों से हम लाभ नहीं उठा पाते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमारा सूर्य खराब है। पर हम इसे ठीक भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें जैसे देखिए, हम सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, अपने फादर के साथ रिलेशन अच्छे कर सकते हैं। फादर के साथ अगर आप नहीं रहते हैं तो फादर रिलेटेड जो फिगर्स होती हैं, आप उनके साथ अपने रिलेशंस अच्छे बना सकते हैं, है ना। जीवन में उनको रिस्पेक्ट दीजिए। देखिए, अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, और सूर्य इज़ रिलेटेड टू रिस्पेक्ट एज वेल।
तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी चंद्रमा के बारे में। देखिए चंद्रमा, जैसे इसके साथ हमारे माँ का रिलेशन हमारे साथ कैसा है वो हमारे चंद्रमा से डिसाइड होता है। हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस क्या हैं वो हमारे चंद्रमा से पता चलती हैं। अगर आप किसी के प्रति गलत भावनाएं लेते हैं, ठीक है, आप हमेशा गलत ही सोचते हैं, या आपने किसी का बुरा सोचने की जो बार बार भावनाएं उठती हैं कि मेरा तो अच्छा नहीं हुआ, दूसरे का भी मैं अच्छा नहीं होने दूंगा, ठीक है, या फिर आप हमेशा किसी के लिए लस्टफुली सोचते रहते हैं, ठीक है, किसी को भी आप अपने आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, ठीक है, तो वो आपकी जो होती हैं वो उससे आपका चंद्रमा खराब होता है, क्योंकि आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं उस चीज़ से खराब हो गई, आपका मन जो है दूषित होता जा रहा है। इसको ठीक करने के लिए आप जो है चंद्रमा का दर्शन कर सकते हैं, पूर्णमासी के व्रत रख सकते हैं, अपनी माँ से अच्छे रिलेटेबल रिश्ते कर सकते हैं। और इसी के आगे जब हम चंद्रमा से आगे जाते हैं तब हमारी बात आती है मंगल ग्रह की। देखिए जिसका चंद्रमा खराब हो जाता है ना, उसका मंगल ग्रह ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है, क्योंकि मंगल क्या है, हमारी डिसीज़न लेने की पावर है, हमारा पराक्रम है, किस तरीके से हम उस चीज़ के लिए, कोई एक चीज़ के लिए डिसीज़न लेते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे मंगल से डिनोट होता है। जब हम गलत डिसीज़न लेते हैं या टाइम पे डिसीज़न नहीं ले पाते हैं तो हमारा मंगल ख़राब रहता है, या मंगल हमारा उससे ख़राब हमें पता चलता है। आप कोई पर्सन है, ठीक है, अब वो किसी से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है या कोई आगे काम करना चाहता है, क्या उसमें वो पराक्रम है, कि वो एबिलिटी है कि उससे सामने वाले से जाके वो क्वेश्चन पूछ सके। इस डिसीज़न मेकिंग को और इस डिसीज़न लेने की जो प्रोसेस है ना, उसको मंगल से डिफ़ाइन किया जाता है। मंगल को अच्छा करने के लिए आप हनुमान भगवान जी की पूजा कर सकते हैं, छोटे भाई से रिश्ते अच्छे कर सकते हैं, लैंड से आपको फ़ायदा लेना है तो आपको मंगल भी अच्छा करना पड़ेगा। और आगे अगर जीवन में पराक्रम, क्योंकि बिना पराक्रम के ना ही आप जॉब कर सकते हैं, ना ही बिजनेस, और ना ही कोई रिलेशन में आगे बढ़ सकते हैं। तो जब हम ये सब चीज़ों में होते हैं तो उसके बाद आती है हमारी लर्निंग, हमारा बुध ग्रह। देखिए बुध जो है वो बुद्धि से रिलेट करता है। बुध ग्रह में आप क्या चाहेंगे, जब कोई पर्सन लर्निंग करना छोड़ देता है, ठीक है, वो सोचता है कि जितना मुझे आ रहा है उतना ही काफ़ी है, उतना ही लर्निंग, बस अब ख़त्म, जो भी करना है अब नहीं करना। तो जब आप आगे लर्न नहीं करेंगे ना तो आगे चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी ना हमें अपनी लर्निंग नहीं छोड़नी है बुध ग्रह को ख़राब करने से बचाने के लिए। अगर हमारे अंदर ये बिहेवियर है ना कि आज मैंने ये पढ़ा है और इतना ही ज्ञान है, इसके आगे ज्ञान नहीं है, या जितना मैंने सीखा है उतना ही सही है, जब हमारे अंदर ये भावना आ जाती है ना, तब हमारा बुध ग्रह खराब हो जाता है। बुध ग्रह खराब होने से वाणी में हकलाना, ठीक है, सही टाइम पे सही डिसीजंस को बुद्धिमत्तापूर्ण ना ले पाना, या उन शब्दों का चुनाव ना कर पाना जो हमें उस समय कहने हैं। तो इसलिए इन सब गड़बड़ियों से बचने के लिए ना कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बस अब हमने इतना ही लर्न करना था, हो गया। इसको ठीक करने के लिए आप एस्ट्रोलॉजिकली जो है भगवान गणेश जी के आगे दूर्वा अर्पित कर सकते हैं, बुधवार के दिन हरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, बुध ग्रह के लिए आप कभी भी अपनी लर्निंग को मत रोकिए। जैसा गुरु होता है ज्ञान, गुरु होता है जीव, वो आपके संतान को, आपकी शादी को, इन सब चीज़ों के लिए जो है उत्तरदायी होता है। तो जब हम गुरु ग्रह की बात करते हैं ना, तो जैसे अब कोई अपना ज्ञान आगे बांटना ही नहीं चाहता, जैसे बोलते हैं ना शिक्षा बांटने से बढ़ती है, लेकिन जिनका गुरु ग्रह खराब होता है ना, वो शिक्षा बांटना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि जितना मैंने सीखा है ना बस वो मेरे पास ही रहे, या अगर मैं आगे अपने किसी शिष्य को भी दे रहा हूँ ना तो वो आगे उसका प्रसार ना करे, ठीक है। वो उन चीज़ों को सोचेंगे कि ये बस मेरे ही फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए और किसी चीज़ के लिए नहीं। जैसे समझ लीजिए आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है, आपने उसे वो चीज़ें समझाई, सिखाई, ठीक है, और जब वो आगे उन चीज़ों को और लोगों को बताता है तो बस आप उससे नाराज़ हो जाते हैं कि अरे मेरे ज्ञान को आगे क्यों बढ़ा रहा है। या कई वर्क प्लेस पे बॉसेस ऐसे होते हैं कि वो अपने सीक्रेट्स अगर अपने किसी अपने जूनियर को बताते हैं तो वो बोलते हैं कि आपने ये आगे क्यों बताया, आपको ये सीक्रेट रिवील नहीं करना चाहिए था, नाराज़ हो जाते हैं। तो कन्फर्मली उनका गुरु ग्रह खराब है। तो हमें अपने इस गुरु ग्रह को ख़राब नहीं होने देना है, क्योंकि ये जो है हमारे शादीशुदा जीवन, शादी होने तक को है ना, हमारे बच्चों को, हमारे ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है।
तो इसको ठीक करने के लिए हमें कभी भी अपने गुरु का निरादर नहीं करना है। आपके कोई टीचर नहीं समझ में आता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप बुराई मत करिए। आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने आपसे जितना सीखा ठीक था, लेकिन मुझे अभी और सीखना है, तो मैं कहीं और से भी वो शिक्षा लेना चाहूँगा। या फिर आप मंदिर में मीठा पानी चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पर। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अपना गुरु ग्रह को ठीक। अब बात आती है शुक्र ग्रह की। देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए डिवोट हैं, आप किसी भी एक चीज़ के लिए, चाहे वो आपकी लाइफ हो, आपका रिलेशनशिप हो, आप पैसा कमाना चाहते हैं, या आप पढ़ना चाहते हैं, या आपका एक पैशन है, उस चीज़ के लिए अगर आप फुली डिवोट हैं, तो आपका शुक्र ग्रह अच्छा है। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, आप किसी भी एक चीज़ पे टिक नहीं पाते हैं, तो आपका शुक्र ग्रह अच्छा नहीं है। देखिए, शुक्र क्या रिप्रेजेंट करता है? शुक्र रिप्रेजेंट करता है लग्जरी लाइफ में, आपका शादीशुदा जीवन का सुख। अगर आप अपने आसपास ये सुख चाहते हैं, तो आपको अपना शुक्र ग्रह अच्छा रखना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अपने आसपास महिलाओं की रिस्पेक्ट करिए। कभी भी जो आप उन्हें गलत नज़र से ना देखें, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करें। घर में आपकी वाइफ हैं, उन्हें गिफ्ट दीजिए उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए। तो किसी भी चीज़ के लिए जब आपको डिवोट होना है, आप एक डिवोटी को देखिए, वो किस तरीके से अपने प्रभु के लिए, अपने प्रभु की जो दी हुई ज्ञान है उसके लिए जिस तरीके से डिवोट होता है, तो उस तरीके का डिवोटी अगर हम बन जाएंगे ना, तो हमारा शुक्र ग्रह अच्छा हो जाएगा। और इसी में जब हम शनि देव को देखते हैं, शनि ग्रह को देखते हैं, सॉरी, तो जब शनि ग्रह की बात आती है, तो हमें हमेशा अपनी माँ की हर बात माननी चाहिए। हर बात इन द सेंस कि माँ की जो हम बातें हैं, जो सीख है, वो मान सकते हैं। मदर रिलेटेड जो फिगर्स होती हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। देखिए, माता पिता जीवन में क्या होते हैं? माता पिता ना जीवन में बस आपसे, जब आप छोटे होते हैं तो वो हमेशा इस फिक्र में रहते हैं कि मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बन जाए, वर्क सेटल्ड हो जाए, अच्छे लाइफ में जीवन जी सके। फिर जब आप बड़े हो जाते हैं, तब उन्हीं माता पिता से बात करना बंद कर देते हैं। तो जब आप अपने माता पिता से बात करते रहेंगे, माँ से बात करते रहेंगे, उनसे अपना भावनात्मक स्तर जोड़े रखेंगे, तब आपका शनि, चंद्रमा और सूर्य एक साथ मजबूत हो जाएंगे। तो कभी भी हम अपने निचले मज़दूरों को डिसरिस्पेक्ट ना करें, उनको कार्य के लिए कभी भी उनको कम पैसा ना दें, ठीक है? क्योंकि हम अक्सर ऐसा करते हैं कि बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, वहाँ तो हम खूब खर्चा कर सकते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है लेबर्स को देने की या कुछ किसी अपने नीचे से तबके के एम्प्लॉय को देने की, तब हम हमेशा बिल्कुल अपनी पॉकेट में पैसे गिनने लग जाते हैं कि भाई 10 रुपये हैं, 5 रुपये ही देंगे। इस तरीके का व्यवहार ना करें। और शनि ग्रह को ठीक करने के लिए आप काले तिल का दान कर सकते हैं शनिवार को। और जी, और अपने से नीचे एम्प्लॉयज़ को आप अम्ब्रेला दान कर सकते हैं, और जो लेबर्स होती हैं उनको आप शूज़ गिफ्ट कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप अपने शनि ग्रह को अच्छा कर सकते हैं। इसी कैटेगरी में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब आजकल जो सबसे ज़्यादा चलता है वो है राहु। देखिए, राहु आजकल कहाँ नहीं है, यूट्यूब ऑनलाइन, व्हाट्सएप ऑनलाइन, फ्रेंड्स ऑनलाइन, कुछ भी ऑफलाइन नहीं है। सब कुछ जो है हमारा राहु पे रिलेट रह गया है। तो हम जब राहु की बात करते हैं ना, तो ये राहु कभी कभी बैड इफ़ेक्ट भी देते हैं। तो हमें जब कोई टेक्नोलॉजी वाइज अपडेट नहीं होना चाहेगा ना, वो सोचेगा जी मेरे पास तो यही पुराना फ़ोन है, मैं तो इसी को चला लूँगा, मेरा हो जाएगा काम, तो बस समझ लीजिए उसका राहु खराब है। या वो टेक्नोलॉजी को साथ में सीखना नहीं चाहेगा, अप टू डेट नहीं होना चाहेगा, है ना। पुराना घर, जंग लगा सामान पड़ा है घर में, तो समझ लीजिए राहु खराब है ना। इस राहु को ठीक करने के लिए आप शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं, और अप टू डेट हो सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। और जब हम राहु के साथ ही केतु को कैसे भूल सकते हैं जी। केतु में जो है आपका, जब कोई व्यक्ति रूढ़िवादी हो जाए, ट्रांसफॉर्म ना होना चाहे, वो सोचेगा जी हमारे घर में तो बहुएं पर्दा प्रथा करती हैं, तो वो करेंगी ही करेंगी, ठीक है। कोई सूट नहीं पहन सकता, जीन्स नहीं पहन सकता, या हमारे घर में ये रीति रिवाज सालों से चलता चला आ रहा है, चाहे वो अब उस समय के अनुसार सही ना रहा हो। तो जब वो कोई पर्सन ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहता, वो एक ढर्रे पे ही चलता रहता है, तो समझ लीजिए उसका केतु खराब है जी। और जब हमारा केतु खराब होता है, तब हम नई चीज़ों को, हम आइसोलाइट हो जाते हैं, तो हमें उस आइसोलेशन में जीना शुरू कर देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, है ना। और मेडिटेशन के साथ साथ हमें अपने आप को स्पिरिचुअल थोड़ा रखना चाहिए।
हमेशा दान पुण्य करते रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम ग्रहों के अनुसार अपने बिहेवियर को जान सकते हैं कि क्या ख़राब है, क्या अच्छा है, और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। ये जो थी वो एक जनरल रेमेडीज़ थी उपेंद्र जी, जो हम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को किसी ग्रह से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हमें एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए और उन भावों के अनुसार उसको ट्रीट करना चाहिए। वैसे तो अभी जो रेमेडीज़ दी गई हैं बहुत ही साधारण है, जो आसानी से अपनाई जा सकती है, लेकिन कई बार ऐसा कहा जाता है कि बिना परामर्श के आपको कोई भी उपाय नहीं अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले कुंडली का आकलन करवाएं। तो देखिए दर्शकों, अभी तक आपने जाना कि ग्रहों के अनुसार हमारा व्यवहार कैसा होता है। यदि हमारा व्यवहार कुछ चीज़ों में अच्छा नहीं है तो हो सकता है इसके पीछे आपके ग्रहों का कुछ ना कुछ खेल हो। तो ऐसे में समय रहते आप अपनी कुंडली का आकलन अवश्य ही करवाएं एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। और इसी के साथ साथ मैं आपसे फिर से यही बात कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, आप भी यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं और अधिक जानकारी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने बहुत ही विशेष जानकारी हमसे साझा की, हमारे दर्शकों से साझा की। इसी के साथ साथ अब मन में एक सवाल आया है। हम अक्सर ना दोष के बारे में बहुत सुनते हैं कि आपकी कुंडली में यह दोष लगा है। तो इस दोष को समझना चाहूंगी कि कुंडली में हमारी दोष कैसे उत्पन्न होता है, कौन कौन से दोष जो है सबसे ज्यादा मेजर होते हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हमारे ग्रहों में कुछ अलाइनमेंट्स होती हैं जिन्हें जो है ऋषि पराशर जी में या ज्योतिष शास्त्र में उन्हें दोषों का रूप बताया गया है। देखिए, दोषों से कभी घबराना नहीं है। जब कोई पर्सन कोई जातक परेशान होता है तभी वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, ठीक है। तो जब वो इन दोषों को ऑनलाइन आजकल समझते हैं, सब अपने गुरु खुद बन जाते हैं। तो जब वो असली में किसी गुरु के पास जाते हैं या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो उस एस्ट्रोलॉजर की मॉरल ड्यूटी होती है कि वो उसे घबराए नहीं, ठीक है। उन्हें सच में बताए कि ये क्या है क्या नहीं है। और जब हम नॉर्मली जो दोष देखते हैं ना, आजकल जो कुंडलियों में ज़्यादातर दोष आते हैं वो आते हैं आपके काल सर्प दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, मंगल दोष हो गया। तो ये दोष इतने कोई ख़राब नहीं होते हैं, और पर होते हैं। दोष तो दोष ही होता है, लेकिन आप ऐसे घबराए नहीं। जब कुंडली में ऐसे बोलते हैं कि सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं, राहु एंड में, केतु शुरू में या लास्ट में, तो इस तरीके से जब कालसर्प दोष बनता है तो बोलते हैं कालसर्प दोष है जी, आप चांदी का पेड़ चढ़ाइए, ये करिए वो करिए। तो ये सब करना एक घबराहट से नहीं करना है, ठीक है। ये क्या होता है, अब जैसे किसी को कालसर्प दोष है तो उसको नॉर्मली क्या होगा, लाइफ में एलर्जीज की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो आप उसका मेडिकली ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी देख सकते हैं। ऐसे ही मंगल दोष होता है। मंगल दोष में मंगल की कुछ पोजीशंस होती हैं जिनसे बोला जाता है कि ये मंगल दोष बन रहा है, क्योंकि मंगल के कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो उस भाव को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन ये नहीं है कि अगर कोई ग्रह उस भाव में गलत एट्रीब्यूट दे करके उसको नुकसान पहुँचा रहा है तो उसका कुछ पॉजिटिव फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, किसी की कुंडली में अगर मांगलिक है तो वो अपने पार्टनर को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, उनके प्रति बहुत उत्तरदायित्व रखते हैं अपना। तो कभी भी मंगल दोष को सिर्फ एक ही एस्पेक्ट से लेके नहीं चलना है। काल सर्प दोष को, पितृ दोष को लोगों ने एकदम हवा सा बना दिया है कि ये क्या है, जिसको देखो आपका कुछ काम नहीं बन रहा, पितृ दोष है। तो कभी भी पितृ दोष के लिए ऐसे हवाइयों में ना जाए। पितृदोष के लिए हमेशा चीज़ों को समझें। अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं तो अपनी कुंडली की जांच करवाइए कि ऐसे कौन से ग्रह हैं या ऐसी कौन सी दशाएं हैं जो इस समय ऐसा करने में अड़चन ला रही हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने दोष के बारे में हमें समझाया कि दोष से इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं कुंडली की एक ऐसी स्थिति के बारे में बात करना चाहूंगी जिसे सुनकर अक्सर लोग डर जाते हैं, वो है शनि की साढ़े साती। तो शनि की साढ़े साती से सच में इतना डरने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ शनि की साढ़े साती शुरू कैसे होती है? जी, जब हमारी चंद्र राशि से शनि का गोचर हो रहा होता है तब हमारी शनि की साढ़े साती स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अभी इस समय हमारी जो शनि की साढ़े साती है, शनि जो है मीन राशि में है, लेकिन एज हम जानते हैं शनि इज़ अ स्लो मूविंग प्लैनेट। तो जब शनि, वैसे तो शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, लेकिन उनके स्लो होने की वजह से ना उनका इफ़ेक्ट एक राशि आगे और एक राशि पीछे रहता है। तो जैसे अभी मीन राशि में शनि है तो उनका इफ़ेक्ट जो है कुंभ राशि में लास्ट फेज़ के रूप में, मीन राशि में सेकंड फेज़ के रूप में,
और मेष राशि में फर्स्ट फेज के रूप में दिखाई देता है। अब शनि की 7.5 में होता क्या है, जब हमारे चंद्रमा से शनि का गोचर होता है। अब चंद्रमा क्या है, हमारा मन है, हमारी भावनाएं हैं, और हमारा जो व्यवहार है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे कर्म पे डिपेंड करता है, हमारी भावनाओं पे डिपेंड करता है। अरे आज तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का, मैं क्या करूं, आज तो मुझे लेज़ी फील हो रहा है, मैं ऑफिस ही नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। इस तरीके से ना शनि जो है हमारी भावनाओं को इफ़ेक्ट करने लगते हैं, हमारे मन को इफ़ेक्ट करने लगते हैं। तो जो ये ढाई ये 3 साल की जो ढैया है ना, इन ढैयाओं को मिला के 7.5 वर्ष होता है, इसी को 7.5 कह देते हैं। इस तरीके से हमारी शनि की 7.5 स्टार्ट मानी जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया कि शनि की 7.5 कैसे शुरू होती है और इसके क्या कुछ इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में ही हम सभी जानते हैं कि शनि देव ने जो है या शनि ग्रह ने जो है अपना बिल्कुल ट्रांजिट किया है, गोचर हुआ है उनका। तो ऐसे में अभी ना ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि शनि की 7.5 होती क्या है, कैसे इसका प्रभाव शुरू होता है, कैसे इसका प्रभाव कम हो सकता है। तो कम होने की अब बात करूंगी कि क्या कुछ विशेष रेमेडीज अपना सकते हैं वो लोग जिनकी अभी शनि की 7.5 चल रही है। देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा इफेक्ट्स और बताना चाहूंगी शनि की 7.5 के, क्योंकि जब शनि की 7.5 आती है ना, तब हमारा इमोशनली ब्रेकडाउन बहुत होता है। हम चीज़ों को लेकर के ना लेज़ी हो जाते हैं, आज सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है। अब आप ज़बरदस्ती उठ भी जाएंगे तो पूरे दिन थका थका सा महसूस करेंगे, है ना। आपके शनि क्या है, हमारी हड्डियों में दर्द शुरू कर देता है। ऐसा नहीं है कि शनि खराब ही है, बट वो इस तरीके, जैसे एक स्ट्रिक्ट टीचर होता है ना, कि पहले आपको वो बिल्कुल एकदम रूखे सूखे व्यवहार से ऐसी कंडीशंस दे देंगे ना कि आपका ग्रूमिंग होना शुरू हो जाएगा। आप चीज़ों को लेकर के लेज़ी हो जाएंगे, आप जॉब बदलने का मन करने लगेंगे। देखिए, शनि के इफेक्ट्स में क्या होता है, आप अपने नीचे के तबके के लोगों से जुड़ने जल्दी शुरू हो जाएंगे। ऊपर बॉसेस से आपका व्यवहार सही नहीं रहेगा, उनका उखड़ा उखड़ा सा व्यवहार रहेगा आप इससे। इमोशनली ब्रेकडाउन बहुत होगा, है ना। और फिर अब आपके करियर में उतार चढ़ाव आने लगेंगे। अब करियर में उतार चढ़ाव कैसे आएंगे, आप सोचेंगे जी मुझे उस जॉब में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, मैं दूसरी जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ। अब वहाँ जाके क्या होगा, आपको डबल काम करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। शनि की 7.5 में हमारी जो लाइफ का जो कंफर्ट जोन है वो ख़त्म हो जाता है। हम आगे हमारे फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं, हमारे वेट के फ्लक्चुएशंस बहुत होने लगते हैं। उपेंद्र जी, आप कभी कभी फील करेंगे कि आप बहुत अचानक से ना बहुत ज़्यादा खाना खाने लग गए, या आप बहुत अचानक से आपका वेट लूज हो गया। आपको ना घबराहट से शुरू हो जाएगी चीज़ों को लेकर के कि यार मेरा ये काम बनेगा नहीं बनेगा, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मैं क्या करूं, है ना। और कंफर्ट जोन तो वैसे ही खत्म हो जाता है। तो आपको वो मेटेरियलिस्टिक बनाने के साथ साथ ना आपको स्पिरिचुअल भी बना देते हैं। आप मंदिर ज़्यादा जाने लगेंगे, आप तीर्थ, तो आपको ना लगेगा कि यार मेरी शनि की 7.5 चल रही है, अब चलो मैं ना थोड़ा तीर्थ करके आता हूँ, थोड़ा कृपा मिल जाएगी। बट बेसिकली उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब आप चल के जाते हैं ना, मेहनत करते हैं, तो शनिदेव खुश होते हैं। शनि ग्रह कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, व्यक्ति ने थोड़ी मेहनत तो करनी शुरू करी, जो मेरा पर्सनल मोटो था। बिल्कुल। तो इस तरीके से ये इफ़ेक्ट रहते हैं शनि ग्रह के हमारे 7.5 के टाइम पे। तो यही हो जाते हैं हमारे शनिदेव के इफ़ेक्ट। तो देखिए, जब शनि की 7.5 आती है ना, तो हमारी हैबिट्स ही हमारी रेमेडी हो जाती हैं। तो हमें हमारे कर्म, क्योंकि कर्म फलदाता कहा जाता है शनि को, तो हमें हमारे कर्मों को अच्छे से अलाइन रखना है, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी है, जीवन में जितना हो सके सच का उपयोग करना है, सच बोलना है। फिर हम पीपल वृक्ष लगा सकते हैं, क्योंकि पीपल वृक्ष जो होते हैं ना, वायु के प्रधान कारक, वायु तत्व प्रधान होते हैं, और शनिदेव जो होते हैं ना, वो वायु तत्व उन्हीं के अंडर आता है। तो जब हम पीपल के वृक्ष लगाते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं, तब हमारे शनि के गोचर का कम इफेक्ट पर हमें देखने को मिलता है। तो बिल्कुल दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विशेष जानकारी आपसे साझा की गई है, और साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट है या विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर भी लॉग इन कर सकते हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहे कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम, आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी। नमस्कार दर्शकों। जी नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।